नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स कैफे में। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पिछले 8 साल से अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ मैं, और ये ऑनलाइन मेरी पहली क्लास है। मैं लगातार सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑफलाइन में, तो मैंने सोचा ऑनलाइन भी करते हैं। तो उम्मीद है आपका प्यार और सहयोग यहाँ भी मिलेगा। और आज मैं आपको पहला सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ 24 तारीख की फर्स्ट मीटिंग का यूपीएससी एग्ज़ाम का, और उम्मीद आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आपका कहीं भी डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को क्लियर कर दूँगा एकदम से। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए हम आपको क्वेश्चन शुरू करा रहे हैं। जैसे कि आपको देखने हैं, जैसे मेरे पास जो ये पेपर है इसमें 39 नंबर पे क्वेश्चन था, आप लोग देख चुके होंगे प्रश्न। जैसे कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% दर से साधारण ब्याज 1600 रुपये। जैसे सिंपल इंटरेस्ट भाई आपको पता है साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। तो आपको प्रिंसिपल हमें बता रही है, आपसे बोला गया है सर 2 साल का टाइम 2 साल का है, और इसने बोला है जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 1600 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है। तो आपको पता है कि अगर 1 साल में 5% ब्याज मिलता है तो 2 साल में 10% मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये 2 साल में अगर 10% मिला होगा और आपको ये 10% ऐसा ही मिल रहा है, यही 10% किसके बराबर है? 1600 रुपये के बराबर है। तो अगर मैं 10% बराबर 1600 बोल रहा हूँ भाई, तो प्रिंसिपल तो आपको पता होता है 100% होता है। तो प्रिंसिपल अगर 100% है, तो अगर मैं इधर 100% करना चाह रहा हूँ, 10 का मल्टीप्लाई इधर कर लिया, तो इधर भी 10 का मल्टीप्लाई करने से हमें पता चल जाएगा प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया, 16,000 रुपये हो गया है। फिर उसने बोला था 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। मतलब ओवरऑल आपको करना क्या था कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष ब्याज, मतलब पहले साल में ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, लेकिन दूसरे वर्ष से क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंडेड होने लगता है। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि मूलधन में ब्याज जुड़ता रहता है। मैं आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको पता है कि सर 16,000 रुपये थे, 16,000 रुपये पर पहली साल में तो 5% मिलेगा, तो हमने कहा 16,000 का 5% निकाल लिया। तो 16,000 का 5% 20 बटे माने 16,000 का 5% 800 रुपये हो गया। फिर अगली साल देखो, पहली साल में तो कोई ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है, तो दूसरी साल में क्या होगा 5% मिलेगा यहाँ पे, तो 16,000 का 5% 800 मिलेगा, और प्लस ये पहली साल का जो इंटरेस्ट जमा हो गया है इस पर भी ब्याज मिलेगा आपको। तो इसका 5% जब मिलेगा तो 8 पंजे 40, मतलब कितना मिल जाएगा भाई आपको 40 रुपये और मिल जाएगा। ठीक है भाई, 2 साल का हो गया, अब तीसरे साल हमने चल रहा है। मेरे ऑफलाइन जो बच्चे हैं उनको पता है कि सेम क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, तो ये देखिए 5% यहाँ लगाएंगे तो हम एक बार 16,000 का 5% 800 मिलेगा। अब प्लस इस पूरे पे ब्याज हमें चाहिए, तो 800 का 5% 40 मिलेगा, प्लस इसका 5% 40 मिलेगा, और प्लस इसका 5% और मिलेगा, तो 5 और 20 मतलब 2 रुपये मिल जाएंगे। ओवरऑल अब आपको ऐड कर देना, ऐड करके आपको पता चल जाएगा 8 8 16 8 2400 रुपये ये हो गए मेरे भाई, और 2400 के बाद 40 40 80 40 120 और 2 122 रुपये इधर ऐड कर देंगे, तो ये टोटल जो आपका ब्याज आ गया वो 2 4 5 और 2, तो 2522 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, जो आपके डी ऑप्शन में था। ठीक है मेरे भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे उन्होंने बोला है, ये अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप लोग लेते रहिएगा। ठीक है, मैं आपको टाइम दूंगा। अगला क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ देता हूँ तब तक। जैसे बोला है 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% प्रति वर्ष की दर से 73,000 का साधारण ब्याज याद करना है। यार इसमें कुछ नहीं था, सिंपल सी बात है, उसमें आपको भ्रमित किया है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, मतलब 15% फाइंड करना है आपने। तो क्या करना था भाई, तो आप बोलेंगे सर हम ये काम कर सकते थे कि हमें 73,000 का कितना निकालना भाई, 15% निकालना है। तो 15% आप इजीली निकाल सकते हैं, 2 जीरो ये कट गए, 15 जीरो का 0, 15 क्यों 45 की 5 हासिल की 4, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और 4 109, तो ये आ जाएगा 10,950। ठीक है, जैसे कि आपके ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है 40 नंबर के। ठीक है भाई, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, ये इजी था, इसमें कुछ था नहीं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न ये था मेरे भाई, 475 रुपये अंकित और 15% छूट पर जूते की लोड़ी पर कितनी छूट है ओवरऑल? उसने बोला देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक सीपी होता है, एक एसपी होता है और एक एमपी होता है। ठीक है, अब सीपी मतलब जितने हम कोई चीज़ खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है, जितने बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य होता है, और जहाँ पे हम अंकित कर देते हैं कोई चीज़, जहाँ पे मार्क कर देते हैं वो मार्क प्राइस या अंकित मूल्य कह सकते हैं उसको आप। ठीक है, तो उसने बोला 475 रुपये अंकित मूल्य है। तो अगर आपका 475 रुपये जो है अंकित मूल्य है, और इस पर ये कह रहा है 15% छूट दे दो भाई,
तो अगर आप इस पर 15% का डिस्काउंट देंगे, 15% का डिस्काउंट देंगे तो इतने में चीज़ बेचेगी जितने की। तो वही पूछा था, डिस्काउंट पूछा और उसने कुछ नहीं पूछा है। तो आपसे यही पूछा कि छूट कितनी है, तो आप बोलेंगे 475 का भैया 15% अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 क्यों 15, 5 दूनी 10। फिर काट सकते हो आप लोग एक बार, जैसे कि काटो, जैसे 5 से काट दो भाई, 5 चौके 20, 5 निम 45, बचे मेरे भाई 2, बचम 25, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 पंजे 15 की 5, हाथ से ले 3 दिन 27 और 1 28, फिर 4 का भाग कर देंगे तो 4 7 28 हो गया मेरे भाई। यहाँ 0 बचे, क्या ही 5 का लोगे तो 4 एकम 4, 71 के करीब आंसर आ रहा है आपका। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में 71.25 इसका आंसर आ जाएगा, 71.25। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, एकदम से डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और दिक्कत आपको नहीं होगी अब आगे से। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का टैक्स लगा देगा। जैसे आपसे मैंने बोला कि भाई मैं आपको 10% छूट दूंगा, छूट देने के बाद आपसे मैं 10% टैक्स भी लूँगा। और ये कह रहा है यदि ग्राहक बिक्री कर मूल्य सहित 34,020 रुपये का भुगतान करता है। ये मेरे क्वेश्चन था, तो आप देखेंगे इसमें जैसे उसने क्या बोला, आपको अंकित मूल्य पर, आपको जैसे आपको पता है सीपी है, एसपी है और एमपी है। तो एमपी पर वो डिस्काउंट दे रहा है 10% का डिस्काउंट देता है, लेकिन आपको टैक्स के रूप में 8% और देना पड़ता है। टैक्स के रूप में 8% और देना पड़ता है। तो ऐसे बोल रहा है कि जो ग्राहक है वो कितना पे कर रहा है। तो आप बोलेंगे ग्राहक ने जो पे किया है वो पे किया है 34020 इतने रुपए, 34,020 रुपये पे किए हैं। तो उसने पूछा है अंकित मूल्य कितना था। सिंपल सी आप एक लाइन में करेंगे, मान लिया अंकित मूल्य 100 रुपये थे, तुमने 10% डिस्काउंट किया, तो जितना भी डिस्काउंट देते हैं 100 में से माइनस करते हुए लिख दो 90/100। फिर अब तो पता है इस पूरे मैंने 8% टैक्स लिया है, तो अगर 8% टैक्स लोगे तो मेरे भाई 108/100 लिखोगे। और इसके बाद आपने 34,020 रुपये आपने पे किए हैं, इसके बराबर हो गए। सॉल्व कर देते हैं इसको। जैसे 0 से 0 कट जाएगा, इधर ही कटना चाहिए। जैसे कि 9 से काट लो, देखो 4 3 7 2 9 होता है, तो 9 से कटेगा, 9 3 27, बचे कितने मेरे भाई 4 3 7 70 हो गया, 9 7 63, 7 बच गए 9 के बाद कर, ये कट गया पूरा पूरा। फिर 9 से कट जाना चाहिए, 7 3 10 8 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 9 दूनी 18। फिर 12 से कट जाना चाहिए, 12 3 36, 12 3 36, बचे 6, 12 5 60। यहाँ 0 बचे हुए 3 तुम्हारे पास, एक्स बराबर जो आ जाएगा वो 35,000 रुपये आ जाएगा, क्योंकि 3 जीरो था जाके गुणा हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अंकित मूल्य जो था वो 35,000 रुपये था। अंकित मूल्य कितना था 35,000। उम्मीद आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, फटाफट से ज़रा सॉल्व करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। देखो अगला प्रश्न था x और 1/x का औसत m है। जैसे क्या बोला है, एक नंबर x है और एक 1/x है, इसका जो एवरेज है वो m है, औसत m था मेरे भाई। तो आपको पता है अगर योगफल निकालते हैं तो औसत गुणा पदों की संख्या करते हैं। और ये देखो जैसे मान लो मैंने कहा 2 नंबर देते हैं, 2 नंबर है तो औसत इतना था। अगर मैं इनका योगफल निकालूंगा तो ये 2 नंबर थे, तो ये औसत है, पदों की संख्या मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x + 1/x बराबर कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। उसने आपसे पूछा है x² और 1/x² का औसत कितना होगा। आपसे पूछा हुआ है x² प्लस मतलब x² और 1/x² का एवरेज पूछा है, एवरेज। ठीक है, तो अगर एवरेज पूछा हुआ है तो आप कैसे निकालेंगे, तो पहले इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में जाना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो कैसे करोगे, सर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का भैया वर्ग करते हैं। तो कैसे होगा भाई, देखो जरा, ये a ये b, तो आप बोलेंगे a² प्लस b² और प्लस का 2ab, तो 2 × a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/x है, अंदर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 m²। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखो अगर ये x कट जाएगा फिलहाल, तो ये 2 प्लस में है, इधर जाएंगे माइनस में, तो आपके पास आ जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर 4m² माइनस का 2। इतनी बात क्लियर हो गई, उम्मीद है क्लियर। अब देखो अगर एवरेज हमें चाहिए तो मेरे पास योगफल आ चुका है, और अगर योगफल आ चुका है, औसत क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास योगफल है, मुझे एवरेज चाहिए, तो आप बोलेंगे सर अगर इसका एवरेज निकालना है तो योगफल ये रहा, तो हमने लिखा 4m² माइनस का 2 और बटे में पद 1 ये पद 1 2, तो 2 टर्म हो गए, तो 2 का भाग कर दिया
तो ये आ जाएगा ऊपर 2 कॉमन है भाई, 2 कॉमन, तो ये 2m² माइनस का 2 और डिवाइड बाई 2 रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 2m² माइनस का 2, जैसा कि आपके ऑप्शन डी में दे रखा है इस पेपर में। ठीक है भाई, तो आपके ये क्वेश्चन हो गए 3 2 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आगे देखते हैं आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। देखो अगला प्रश्न एकदम इजी है, अगर आप जो मेरे पुराने बच्चे हैं जो वैसे पढ़े हुए हैं तो ठीक है, जो नहीं पढ़े हुए हैं देखते एक बार। जैसे कि आपको प्रश्न में बोल रखा है कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है। 9 क्रमागत सम संख्याएं हैं, 9 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 132 है। तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको एक बात याद रखनी होगी, आगे पेपर में है, देखो कि सभी क्रमागत संख्याओं या क्रमागत संख्याओं कैसे लिखवा, क्रमागत संख्याओं का औसत सदैव बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या दिख रहा है ना आपको, संख्या होती है। तो जैसे एक लाइन अगर आपने याद रखी, वैसे कंसेप्ट का टाइम नहीं है, डिटेल में समझा देता हूँ, पर आप यहाँ समझ लीजिए अभी लाइन क्या क्रमागत संख्या अगर दे रखा है, क्रमागत सम हो, क्रमागत विषम हो, मतलब डिफरेंस इक्वल चल रहा हो, चाहे वो 10 का हो, 5 का हो, 2 का है, 3 का हो, कितना का भी हो, डिफरेंस इक्वल है, तो एवरेज ऑलवेज बीच वाली संख्या होगी। जैसे आपसे बोला है कि यहाँ पे कितनी संख्या है, 9 है। जैसे हम इस क्वेश्चन कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये 9 संख्याएं हैं तो आपने कहा भैया क्या कर सकते हैं, 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, बीच वाली संख्या आपको दे रखी है जो 132 है। अगर ये 132 है भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सम है, तो 2 छोड़ के अंदर आएगा। तो 132 से पहले सम कौन सी होगी, 130 होगी, इधर 128 होगी, इधर 126 होगी और इधर 124 होगी। आगे देखोगे तो 134 हो जाएगी, 136 हो जाएगी, ठीक है, 138 हो जाएगी और ये 140 हो जाएगी। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर मैंने आपको पूरा समझा दिया है। आपसे बोला है पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का डिफरेंस कितना है, अंतर पूछा है। तो आपको पता है 140 में से 100 में जाएंगे तो 16 बचेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट करना था, क्वेश्चन करना था, तो आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, कि अंतर जो रहेगा वो 16 रहेगा। मेरा देश नहीं कर रहा हूँ मुझे लगता है, और आप लोग आगे बता दीजिएगा मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न था, ये बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे मैंने प्रश्न कई बार कराए हैं, आप लोगों को याद होंगे। जैसे देखा है, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य पूछा है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना होता है मेरे भाई। देखो जैसे मामलों में आपको पूरा समझा देता हूँ, वैसे तो डायरेक्ट हो जाएगा इसका। जैसे कि अगर 25% की वृद्धि होती है, तो अगर मूल्य वृद्धि होगी तो खपत में कमी होगी, अगर खपत में है ना मूल्य में कमी होगी तो खपत वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शन चलता है, जैसे एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट जाता है। आप पूरा समझिए, जैसे कि मान लो मैं मान लेता हूँ चावल पहले 100 रुपये किलो आता था, अब उसने बोला इसकी मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। तो अगर 20% 25% सॉरी, तो अगर ये 25% की वृद्धि हुई है, ये मूल्य है, तो अगर मूल्य में 25% वृद्धि तो 100 वाली चीज़ अब 125 क्या लगेगी। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप या तो 125 रुपये में किलो ले आ जाते, या आप मार्केट गए आपके पास 100 रुपये हैं, तो आपने कहा भैया मुझे आप 100 रुपये की दे दीजिए, तो आपको 25 रुपये की कम मिलेगी, तो आपको कमी करनी पड़ी 25 रुपये की। किस पे कमी करी, 125 पे, तो यही लिखेंगे खपत में कमी। तो मैं पूरा समझा देता हूँ, खपत में कमी कितने की हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 25 रुपये की कमी हो रही है 125 की। 25 रुपये पर मतलब 125 रुपये पर 25 रुपये की कमी हो रही है, तो कमी कितनी हुई, तो 25 से कम 25, 25 पंजे 125, मतलब 1/5 की कमी हो गई है। कितने कमी हो गई है, 1/5 की। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर 25% की वृद्धि होती है मूल्य में तो खपत में 20% की कमी होगी, ठीक है। चलो जैसे यहाँ देखो, अगर इसे परसेंट में कन्वर्ट करना होता तो मल्टीप्लाई 100 करके हम लोग निकाल देते हैं आंसर, लेकिन हमने परसेंट में नहीं बताना है, खपत मतलब रुपए बताने हैं। तो आपको पता है हम 1200 रुपये खर्च कर रहे हैं, हम 1200 रुपये खर्च कर रहे हैं जैसे प्रश्न में दे रखा है, और 6 किलोग्राम कम खरीद रहे हैं। देखो ये वाली आपकी पुरानी खपत है, ये आपकी पुरानी खपत है, और ये आपकी जो है कमी, क्योंकि आपको कमी हो रही है। तो यहाँ पे कमी थी तो आपने 1 रुपये कमी की, यही 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 6 किलो के बराबर है।
तो 1 बराबर 6 के है, तो आपसे पूछा है चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य। तो पहले आप कितने कितने यूनिट खरीद रहे थे? 5। 1 बराबर 6 के है तो 5 बराबर किसके हो जाएगा? तो 6 पंजे 30 किलो। इसका मतलब आप पहले 30 किलो चावल खरीद रहे थे और 30 किलो खरीद रहे थे 1200 रुपये में। तो प्रति किलोग्राम मूल्य पर केजी अगर मूल्य पूछा जाए, प्रति किलोग्राम अगर मूल्य पूछा जाए पुराना वाला, तो आप बोलेंगे भैया 1200 रुपये हम खर्च कर रहे हैं और 30 किलो खरीद रहे हैं, तो 1 किलो की कीमत आ जाएगी 40 रुपये पर केजी। और ऐसे प्रश्न लगातार ही परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा कि वो आगे जाने की संभावना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना भाई? समझ आ रहा है? इसका देखो भाई आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह जो देखो। जैसे आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन एकदम हुआ था लासा मासा का, जो आपने कई बार पढ़ा होगा। जैसे कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे सबसे छोटी संख्या, छोटी छोटी बोले, स्मॉलेस्ट बोले तो आपको एलसीएम लेना होता है। तो आपसे बोला गया है कि 4, 6, 7, 8 और 9, ये बोला छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 4, 6, 7, 8, 9 से भाग करने पर 3 शेष बचे। रिमाइंडर आपको 3 बचाना होता है, आपको याद रखना है। लासा में जब भी रिमाइंडर बचाना हो सिंगल, तो आप पूरा लासा निकालिए और 3 ऐड कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। तो आप देखिए इसमें, इसे तोड़ दीजिए। तो आपने बोला 3 दूनी 6, 4 बनाने के लिए यहाँ 2 का गुणा कर दिया, तो 4 भी हो गया, 6 भी हो गया। आप टेबल पढ़ के भी कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं। आप यहाँ 7 का मल्टीप्लाई, 8 के लिए 2 दूनी 4 है, 2 का मल्टीप्लाई, और 9 के लिए 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरा लासा हो गया। जैसे मल्टीप्लाई कर लो भाई, 3 3 का 9, 9 दिन 18, 18 दिन 36, 36 ये हो गया है। और 36 दूनी होते हैं 72, तो 72 गुणा 7 मैंने किया, ये आ जाएगा 7 दूनी 14 की 4, यहाँ से 1 7 7 49 और 1 50, तो 504 तो मेरे भाई लासा आ गया है। और हमें रिमाइंडर 3 बचाना था, तो अगर हम इसमें 3 ऐड कर देंगे तो ये 507 आपका आंसर आ जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर आपके इसमें है सी पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन पीछे रह गया, वो भी कर लेते हैं। तो ये तो सरल था, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन मासा का है और वो डेसिमल से है। जैसे बोला है 0.05, 0.5, फिर लिखा हुआ है 0.25 और फिर लिखा हुआ है 1.25। ठीक है, इसे करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर आपने करना क्या है, सटीक आंसर चाहिए तो आपको क्लियर हो। वैसे तो क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है वह संख्या देख लो, वह वाली संख्या देखनी होती है जिसका डिफरेंस जो है सबसे कम हो, अंतर सबसे कम हो। जैसे आपको डायरेक्ट करना तो आप देख सकते हैं, यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 5/100, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे 5/10 लिख सकते हैं, इसे 25/100 लिख सकते हैं, और इसे 125/100 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना भाई? अब फ्रैक्शन का मतलब होता है, या भिन्न का मतलब होता है, आप इसे लोएस्ट टर्म में लिखें, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। कट जाए तो काट लो भाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 25 एकम 25, 25 चौके 100, और ये हो जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौके 100। तो आ जाएगा 1/20, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 5/4। मासा जब भी लेना होता है, आपको आराम से समझ आ रहा हूँ मैं, मासा का मतलब क्या होता है। तो आपने जैसे ऊपर पता है, आपको ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, आप ऐसे लिख लो, अंश का मासा बटे हर का लासा, अंश का मासा बटे हर का लासा, ऐसे करते हैं। तो देखो, अगर ऊपर इनका मासा देखा जाए तो मुझे पता है एक ही आएगा भाई, और लास्ट में यहाँ इनका लासा देखा जाएगा तो लासा तो 20 दिख रहा है ना, सारी संख्या 20 से कितना है, 20 सबसे कट रहा है तो 20 आ गया। अब आप बोलोगे भैया 1/20 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में नहीं है, इसका भाग करना पड़ेगा भाई। कैसे करेंगे, 1 में 20 का भाग करेंगे, तो 20 का भाग 1 नहीं जा रहा, तो भाग टूटे बंदी, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ा लो, अभी भी भाग नहीं जा रहा है, तो फिर से 0 लगा दिया, एक और 0 बढ़ा दिया, और 20 पंजे 100 कर लिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.05, 0.05। मैं यहाँ से ही बता सकता था डिफरेंस करके, पर मैंने कहा आपको ऐसे डिटेल में समझा देता हूँ, समझ आ जाएगा बस। ठीक है, तो आपके ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है भाई, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखो, अगला प्रश्न जो था, अगला क्वेश्चन जो है
प्रॉफिट लॉस से है। इसने बोला है 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब ऐसे प्रश्न लगातार आ रहे हैं। 30 का सीपी लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, बराबर बोल रहा है 40 का एसपी, तो इसका मतलब 40 का एसपी बता रहे हैं, मतलब विक्रय मूल्य। तो सीपी अपॉन एसपी अगर हम इसको करते हैं, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो सीपी अपॉन एसपी बराबर 40/30 हो गया। आप इसे काटना चाहो काटो, नहीं ऐसे ही लिख लो। अब आपको पता है सर यहाँ पे तो लॉस हो गया भाई, ठीक है, आपको पता है कि आपको हानि हो रही है। कैसे? आप बोलेंगे सर 4 वाली चीज़ 3 की बिकी है, तो 1 रुपये का लॉस हो गया है। और 1 रुपये का लॉस का मतलब लॉस परसेंट कैसे देखते हैं भाई? तो लॉस परसेंट चाहे हो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, हमेशा क्रय मूल्य पर देखते हैं। तो सीपी नीचे रहेगा, ऊपर हानि रहेगी या लॉस लिख सकते हैं, और इंटू 100। तो आप बोलेंगे सर सीपी मेरा 4 रुपये था, 1 रुपये का लॉस हो गया है, गुणा 100 करेंगे, 4 से 100 25 बार कट जाएगा, तो आप बोलेंगे भैया 25% जो है आपकी हानि हो जाएगी। और ऐसे लगातार 3 दिन तक पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है, आप देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी प्रॉफिट लॉस का है, इसको करते हैं और धैर्यपूर्वक इसको समझिएगा। ये इजी था, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न आराम से समझते हैं। देखो प्रश्न में क्या लिखा है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से, उतने ही संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, 2 बार खरीदे, और अब पूरे लॉट को 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है। मतलब जो भी टोटल उसके पास है वो 20 रुपये में 9 की दर से बेच देता है। तो उसकी हानि या लाभ परसेंट ज्ञात करना है। देखो जरा भाई कैसे करते हैं। जैसे एक तरफ आप वस्तु लिखेंगे और एक तरफ आप कीमत लिखेंगे। समझा रहा हूँ आपको आराम से। देखो 10 रुपये में 4 खरीदे, तो पहले 4 वस्तुएं खरीदी 10 रुपये में, ठीक है। फिर बोल रहा है 10 रुपये में 5 खरीदे, मतलब 5 खरीदे 10 रुपये में, ये रुपये हैं, ये रुपये हैं और ये वस्तु हैं। फिर बोल रहा है पूरे लॉट को 20 रुपये में 9 की दर से बेच दिया भाई, मतलब 9 बेचे हैं कितने रुपए के? 20 रुपये के। आपको क्या करना होता है, जितने खरीदे हैं मतलब वस्तुएं बराबर कर लो। अगर वस्तु बराबर कर लेंगे तो इजी रहेगा। तो देखो भाई यहाँ पे बराबर करने के लिए आपको या तो एलसीएम ले लो या एलसीएम ले सकते हो तो ले लो। देखो 9, 5 और 4 का लासा देखोगे तो ये 9 अपना ये तो 180, मतलब ओवरऑल सबका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो भाई अगर मुझे यहाँ किसका मल्टीप्लाई करना है, 45 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ मुझे 9 चौके 36 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से समझते चलो भाई। तो अब ये रुपए थे, यहाँ मैं रुपए हटा देता हूँ। देखो अगर मैंने ऊपर 45 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 45 का कर देता हूँ, यहाँ 36 का किया है, यहाँ भी 36 का कर लूँ, यहाँ 20 का किया है, यहाँ भी 20 का कर दिया। अब ध्यान समझो, 45 चौके 180 मैंने संतरे यहाँ खरीदे, 180 यहाँ खरीदे, ये खरीदे मैंने 450 रुपये के, ये खरीदे मैंने 360 रुपये के, और अब ध्यान से समझना यहाँ मैंने ये तो ऊपर हो गया, मैंने टोटल खरीदे हैं, ये मैंने 180 बेचे हैं और 400 रुपये के बेचे हैं। ध्यान समझो भाई, मैंने टोटल 360 संतरे खरीदे और कितने खरीदे हैं, तो ये 0, 6, 5, 11, 4, 3, 7 और 1, 8, 810 रुपये मेरे जेब से गए। दिख रहा होगा आपको, 810 रुपये हमारे जेब से गए थे और 360 संतरे हमने खरीदे थे। अभी मैंने सिर्फ 180 बेचे हैं और 400 रुपये मेरे पास आए हैं। अगर मैं बोलूं कि भैया और बेचने हैं मुझे, क्योंकि 180 मुझे 360 बेचने हैं, तो अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 360 हो जाएंगे, और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास 800 रुपये हो जाएंगे। अब आप बोल सकते हैं कि सर मैंने 800 रुपये खरीदे थे, 810 रुपये खरीदे थे सॉरी, और 800 रुपये में बेचे हैं, तो मुझे 10 रुपये का लॉस होता हुआ दिख रहा है ना। अगर 10 रुपये का लॉस हुआ है, 10 रुपये का अगर लॉस हो रहा है तो आपको लॉस ही परसेंट बताना है। तो लॉस परसेंट जो आ जाएगा वो आप बोलेंगे भैया 10 रुपये का लॉस हुआ है 810 पे, और गुणा 100, 0 से 0 कट जाएगा। अब 81 का भाग 100 में जाएगा तो एक ही बार जाएगा, तो 81 कम 81 बचेंगे मेरे दोस्त 19, तो 19/81% दिख रहा है ना आपको, आंसर दिख रहा है, बहुत अच्छे। तो ये आपका ऑप्शन जो है हानि परसेंट लिखा हुआ है इसमें सी नंबर, ठीक है। एक सही 19/81 आपको लॉस हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है इसे फटाफट से खत्म करते हैं, बता नहीं है ज़्यादा, जल्दी जल्दी करते हैं। ये देख लेना भाई, अगला क्वेश्चन है निखिल और रितु की आय, ध्यान समझना। एक निखिल है
और एक रीतु है, और इनकी आय का रेशियो जो है वो है आपके पास 2:1। आय का रेशियो 2:1 है, तो 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4 देखो अब खर्च कितना है, अगर हम खर्च की बात करें तो सर खर्च कर रहे हैं वो 5:3 के अनुपात में, और बचत कर रहे हैं 4:1 के अनुपात में। और आगे आपने प्रश्न पत्र देखा होगा, उसमें लिखा है निखिल और रीतु दोनों कुल मिलाकर मासिक बचत मतलब टोटल बचत 10,000 रुपये करते हैं। यहाँ देखो अगर मैं यहाँ टोटल देखूँ बचत 5 है और यही 5 बराबर 10,000 के दे रखी है, और 5 बराबर 10,000 के है तो 1 बराबर आप बोलेंगे भैया 2,000 के होगा, और अगर 1 बराबर 2,000 के है तो दोनों की बचत, क्योंकि आपको पता है ये निखिल है और ये रीतु है, तो निखिल कितने बचाएगा, तो 4 दूनी 8,000 रुपये निखिल बचा रहा है, और ये 2 एकम 2,000 रुपये रीतु बचा रही है। ये बचत है इनकी, आपने बचत डिफाइन कर ली। अब आपको पता है सर हमें निकालना क्या है, दोनों की आय निकालनी है, तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से आय में हम, अगर मैं आय में से खर्च निकाल दूँ तो बचत आ जाएगा, या आय में से बचत निकाल दूँ तो खर्च आ जाएगा। तो ऐसे मैंने किया, माना इसकी आय 2x है, इसकी आय x है, इसने 8,000 रुपये बचाए और इसने 2,000 रुपये बचाए, और बचाने के बाद खर्च का रेशियो 5:3 मतलब 5/3 रह गया। ठीक है, इसे सॉल्व कर देते हैं जल्दी से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस 8 के 24,000 बराबर ये हो जाएगा 5x माइनस के 5 दूनी 10,000। ठीक है भाई, अब यहाँ देखो x एक तरफ कर लो, नंबर एक तरफ ले जाओ, तो 5 इधर आएंगे तो 6 में से 5 जाएंगे, x बचेगा, x बराबर 24 इधर गए तो 14,000 बचे। तो अब इजी से पता चल गया भाई, देखो अगर मैंने x माना है तो x ये है, अगर मैंने बोला है कि अगर ये x है तो ये 2x है, तो अगर निखिल 2x है, रीतु x है, तो रीतु की अगर ये आय आ गई है तो निखिल 2x है, तो निखिल की आय कितनी हो जाएगी भाई, तो आप बोलेंगे भैया 2x का मतलब निखिल इसका डबल हो जाएगा, 14 दूनी 28,000 रुपये हो जाएगा। तो जैसा कि आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है सी पर, तो 50 का सी 28,000 और 14,000 हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, एकदम इजी था, इसे एक बार देख लो भाई, उम्मीद है आपने जो भी लेना होगा ले लिया होगा। देखो मेरे दोस्त, अगला प्रश्न था परसेंटेज का है, और मैं इसका बेसिक समझाता हूँ कंसेप्ट के साथ, आपको समझ आ जाएगा, तो शॉर्ट भी बता देता हूँ। देखो ये बोला एक परीक्षा में छात्र को अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है, मतलब जितने भी अधिकतम अंक हैं उसके 20% मिलता है उसे, और वो 5 अंकों से फेल हो जाता है। और दूसरा छात्र है वो अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त करता है, और वो 20 अंक मतलब उत्तीर्ण अंक जितने भी पास के लिए चाहिए उससे 20 अंक ज़्यादा ले आता है। तो उसने बोला उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, परसेंटेज पूछना है। देख लो, अगर मैं बोलूँ मेरे भाई ये एक रेस है, तो यहाँ से तुम शुरू करोगे तो ये 0% है, और पूरे नंबर ले आओगे तो 100%। मान लेते हैं मैंने एक क्राइटेरिया रखा कि यहाँ पर कोई बच्चा पास हो जाता है, अब अगर यहाँ पे पास हो रहा है, यहाँ तक पहुँचोगे तो तुम पास हो जाओगे। आपसे पहले बोला है कि एक लड़का जो है वो 20% नंबर ला रहा है, तो जो फेल हो गया है ये मैंने फेल F लिख दिया है, और ये 20% नंबर लाता है, और ये 5 कम लाया, दिख रहा है ना आपको, हाँ 5 कम लाया, दिख रहा है तो ठीक है भाई, मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा लड़का पास होने से कितने नंबर ज़्यादा लेके आ गया है, वो 30% नंबर लेके आता है, ये 30% नंबर लाया और ये पास हो गया है, और ठीक है, और ये 20 अंक ज़्यादा ले आया है, मतलब यहाँ पे इसे 20 नंबर ज़्यादा मिले हैं, इसे 5 कम मिले हैं। देखो जरा, सेम परीक्षा में अगर मैं बोलूँ भैया मैं और तुम पेपर दे रहे हैं, तो एक लड़का 20 ला रहा है और मैं 30 ला रहा हूँ, या आप 30 ला रहे हो मैं 20 ला रहा हूँ, तो आप मेरे से कितने % ज़्यादा लाए, 10% ज़्यादा लाए। आप मुझसे 10% नंबर ज़्यादा लाए हैं, और ये 10% में 5 ये कम वाले, 20 ये ज़्यादा वाले, दोनों चीज़ें आपको मिल गई। तो आप बोलेंगे कैसे कि 10% की भैया वैल्यू जो है वो 25 के बराबर है। ध्यान से समझना यहीं पे, अगर 10% की वैल्यू 25 के बराबर है, ऐसे प्रश्न में वो तो तुमसे पूर्णांक पूछ सकता है, ठीक है, या पास अंक पूछ सकता है कि कितने नंबर में पास होगा, और पास परसेंटेज पूछ सकता है, जैसे इसमें पूछा गया है। जैसे अगर मैं इसे डायरेक्ट करता तो अभी 2 मिनट में हो जाता। जैसे आपको पता है कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पर इस लड़के ने जो पहले वाला था, इसने आप देखोगे यहाँ पे इसने 20% तो प्राप्त कर लिया है और 5 नंबर कम मिले हैं। अगर इसे ये 5 नंबर मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो मैं ये बोलूँगा ये 5 नंबर कितने % को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैसे करोगे, अगर मैं यहाँ 5 से भाग कर दूँ तो 5 25, और 5 से इधर भाग करूँ तो 2%, मतलब 5 नंबर की वैल्यू 2% के बराबर है, और 5 नंबर की वैल्यू अगर 2% के बराबर है
तो आप बोलेंगे 20% उसे मिल चुका था, 5 कम मिले। तो अगर ये 20% में अगर उसे 5 नंबर मिल जाते तो 20 में 2 जुड़ जाता तो 5, तो आप बोलेंगे भैया 5% कितना हो जाता, 22 हो जाता। ठीक है। और अगर 100% निकालना होता तो आपको पता है 10 का इधर गुणा 10 का इधर गुणा, सीधा सीधा आप बोल देते कि 100% के 250 के बराबर हो गए, गुणांक आ जाता। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा, नहीं तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न करा दूंगा। देखो, और दूसरे तरीके से क्या करते हैं, जब भी एक सेम परीक्षा हो तो आपको पता है एक तरफ परसेंट लिख लो, 20% मिले 30% मिले, ऐसे 5 कम मिले, दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, शॉर्ट में करना है, और ऐसे मिले 25 ज़्यादा 20 ज़्यादा, ऐसे 20 ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, इधर माइनस कर लो तो ये 10% आ गया, और ये आ गया, इधर दोनों को जोड़ दो तो ये 25 हो जाएगा। 10% की वैल्यू 25 के बराबर है, तो 2% की वैल्यू 5 के बराबर होगी। ठीक है, तो आपको बस यही 2% यहाँ पे ऐड कर देने थे, तो 20 में से 2% बढ़ जाएंगे तो 5 नंबर से मिल जाएंगे। तो आप बोलेंगे 5% कितना हो जाएगा, तो 5% जो आ जाएगा वो आपका कितना परसेंट आ जाएगा, 22% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं, एकदम इजी था, मिश्रण का क्वेश्चन है, इसे हटाते हैं। देखो भाई, 2 प्रकार के चावल की दर 11 रुपये प्रति किलोग्राम और 21 रुपये प्रति किलोग्राम है, और कह रहा है 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, वैसे मिश्रण है, आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगा मैं। आप यहाँ देखिए कि 2 प्रकार के चावल हैं, मैंने फर्स्ट टाइप लिखा, सेकेंड टाइप लिखा, जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है मेरे भाई, जैसे बोला 11 रुपये प्रति किलोग्राम, तो अगर उसने बोला है 11 रुपये प्रति किलोग्राम, तो जो रेशियो आएगा वो केजी का आएगा, कितने कितने किलो चाहिए। जैसे अब देखो, आपने बोला कि सर भैया एक थे 11 रुपये पर केजी और एक थे 21 रुपये पर केजी, और हमें इन दोनों को मिला देना था, और हमें 17 रुपये पर केजी के हिसाब से मिश्रण चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करके एक बार इधर लिख देते हैं, इसको इधर माइनस करके इधर लिखाएंगे। 17 में से 11 जाएंगे तो आप बताएं 6 बचेंगे, और 21 में से 17 जाएंगे तो 4 बचेंगे। दोनों का रेशियो ले लो, ये केजी का अनुपात आ जाएगा भाई। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, तो आप बोलेंगे भैया 2:3 आंसर आ जाएगा आपका, और ये आपके ऑप्शन बी में लिखा हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, ये तो इजी था। अगला प्रश्न बोला हुआ है, फटाफट से देख लेते हैं भाई। हाँ बस खत्म है, 2 मिनट और देखिए। 2 रेलगाड़ियां क्रम से 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चलती हैं। आपको पता होना चाहिए, जब ट्रेन वाला कंसेप्ट होता है उसमें जब ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं तो उनकी चालें घट जाती हैं और लंबाइयाँ जुड़ती हैं। फिर क्या बोल रहा है, ठीक है, तो ये कह रहा है तो तेज़ी से चलने वाली रेलगाड़ी, धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी वैसे व्यक्ति को, आप समझना, ट्रेन है एक, ये वाली ट्रेन है और एक ये ट्रेन है। ठीक है भाई, और इसने बोला एक की चाल 59 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 59 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 59 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धीमी वाली की 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन ये जो 59 वाली है, ये कह रहा है तेज गति वाली धीमी गति वाली ट्रेन को पार नहीं कर रही है। अगर ट्रेन को पार करती तो दोनों की लंबाई जुड़ती। उसने कहा इसमें बैठा एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति बैठा है, तो जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो सिर्फ अपनी दूरी चलती बैठा है। ठीक है, तो उसने बोला था तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी ही लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपको पता है एक ही दिशा में जाएंगे, चालें घटाएंगे, तो इसकी चाल में से इसकी चाल माइनस कर दीजिए। तो और ये 16 सेकंड में पार कर लेती है, टाइम ही देखा आपको, इस व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर देती है। जिसका मतलब आपको पता है दोनों की चालें घटी होंगी, व्यक्ति को पार करने के लिए इस ट्रेन ने अपनी लंबाई चली होगी, तो इसमें से इसकी चाल माइनस करो, तो 9 में से 2 गए 7 बचे मेरे भाई, और 5 में से 3 गए 2 बचे, 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 गुणा करेंगे, और 16 सेकंड लग रहे थे तो 16 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया आपका चाल, और ये हो गया गुणा समय, और ये फॉर्मूला हो जाता है आपका दूरी का, टोटल दूरी इसने नहीं चलेगी। तो देखो 9 3 27, 9 दूनी 18, और 2 से कट जाएगा 8 बार, तो 5 3 15, 8 120, तो ट्रेन की लंबाई 120 मीटर हो जाएगी, जो तेज गति से जा रही थी उसकी। है भैया, समझ आ रहा होगा इसको भाई, कहते हैं भाई।
अगला ट्रेन का क्वेश्चन है भैया, वो भी सेम ही है। 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबे सुरंग को पार कर जाती है, तो ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? तो आपको पता है 67 मीटर लंबी ट्रेन है, 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है और 10 सेकंड लेती है। और अब यहाँ समझने की कोशिश करना मेरे भाई, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों चलती है और 10 सेकंड लगता है। तो देखो, एक प्लेटफॉर्म है जो 33 मीटर लंबा है, प्लेटफॉर्म है, सुरंग 33 मीटर लंबी ये सुरंग थी, ये सुरंग मान ली मैंने, ठीक है। और ये बोल रहा है 67 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 67 मीटर लंबी ट्रेन है और 10 सेकंड में पार कर जाती है। टाइम दे दिया आपको 10 सेकंड का। तो इसी ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो आपको इस ट्रेन की लंबाई पता है, इसकी चाल निकाल लो दोस्तों, और चाल निकालोगे तो चाल कितनी हो जाएगी? तो आपको पता है, जब कोई सुरंग मतलब जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म और पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई इसकी लंबाई चलती है, तो दोनों की लंबाई अगर आप जोड़ोगे तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है मेरे भाई दूरी बटे समय। तो 7 × 10 ये तो हो जाएगा 100 मीटर चली और 10 की स्पीड से, तो इसकी चाल हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर इसकी चाल 10 मीटर पर सेकेंड है तो ये बोल रहा है कि 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, मतलब प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है। और व्यक्ति को पार कर रही है तो ट्रेन को अपनी लंबाई चल रही है, जो ट्रेन कितने मीटर लंबी है? 67 मीटर लंबी है। तो ओवरऑल अब व्यक्ति को पार करेगी और ट्रेन 67 मीटर लंबी है, तो आपको समय कितना लगेगा? तो आप बोलेंगे सर टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी थी 67, चाल थी 10, 0 हटा के पॉइंट लगा दो तो 6.7 सेकेंड लगेंगे। हल हुआ था यार, ठीक। अच्छा देखो भैया, ये रेलवे चला रहे तो अच्छे रेलवे क्वेश्चन नहीं भाई, देखो जरा पैंस को ये आपसे बोला कि भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिक लगाए। कितने श्रमिक लगाए दोस्त? 200। अब उसने बोला है यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम हो पाया, मतलब समझना ध्यान से, 150 दिन में काम करना था और 200 व्यक्ति लगा दिए, 200 आदमी लगा दिए 150 दिन के लिए। उसने बोला 50 दिनों में केवल 1/4 काम हो पाया। अगर 1/4 को आप समझना आते तो मेरे भाई, अगर 1/4 बात में टोटल काम, ये कुल काम था, ये कुल काम है, इसमें से एक हो गया है, तो कैसे लिखते हैं इसको जरा ध्यान समझो। आपसे बोला 50 दिनों में, तो आप बोलेंगे 200 व्यक्ति, MDH वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं लिख देता हूँ, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर आप लिख सकते हैं M2 D2 H2 अपॉन W2। एकदम इजी है। M फॉर मैन लिख लो, D फॉर डे, H फॉर आर, W फॉर वर्क। जितना काम होता है नीचे लिखना है। M फॉर मैन, D फॉर है ना डे, H फॉर आर और W फॉर वर्क हो जाएगा। मतलब दिन ये हो जाएगा आदमी गुणा दिन गुणा घंटे बटे काम, आदमी गुणा दिन गुणा घंटे बटे काम। अब इसको ध्यान समझते हैं। देखो, अगर आपको बोला गया है कि 200 व्यक्ति लगाए मेरे भाई, तो 200 व्यक्ति में 50 दिन काम कर लिया और काम 4 था, उसमें से 1 हो गया। 4 काम था, 1 हो गया है। अब बचा कितना? तो आप बोलेंगे 4 में से 1 हो गया तो 3 बचे, 3 रिमाइंडर। अब ये बोल रहा है कि तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमों की आवश्यकता हो गया? देखो 2 काम कर सकते हैं, या तो तुम इसमें पता है कि 200 आदमी थे तुम्हारे पास पहले और M व्यक्ति और लगाए और इसे समय पर पूरा करना है। 50 दिन काम हो चुका है तो काम बचा हुआ टोटल 150 दिन में करना था, 50 दिन काम हो गया तो 100 ही दिन बचे। तो आप बोलेंगे 100 दिन में काम को खत्म करना। काम कितना खत्म करना है? 3 खत्म करना है। कितना खत्म करना है मेरे भाई? 3। देखो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म कर लो, 50 दूनी 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 3 इधर आ जाएगा, तो 5 × 15 दूनी 300। तो आप बोलेंगे 300 बराबर 200 प्लस M हो गया, 200 इधर आ जाएगा, तो M की वैल्यू 100 डे आ गई। मतलब सॉरी M जो है मतलब कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए, तो आप बोलेंगे 100 आदमी और चाहिए हमें। तो ये आप देख लीजिए इसको। अगला है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन और इसको फटाफट से करते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन था 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। फटाफट से लिखते हैं। 12 मैन है और 18 वुमेन है, इस काम को 10 दिन में कर रहे हैं। यहीं पे बोलना है 9 पुरुष 18 महिलाएं 12 दिन में कर रही हैं।
9 मैन हैं और 18 वुमेन हैं और ऐसे कर रहे हैं भाई 12 दिन में। फटाफट से इसको काट दो, 2 पंजे 10, 2 से 6 बार कटेगा, 5 के अंदर मल्टीप्लाई तो 12 पंजे 60 एम प्लस 18 पंजे 90 डब्लू बराबर 9 6 54 एम प्लस 18 छक्के 108 डब्लू। इतना करना था भाई, एम एक तरफ कर लो, डब्लू एक तरफ कर लो। तो एम इधर ले आओ तो 60 में से 54 गए, 6 एम बचे और 90 इधर ले जाओगे तो 18 हो गए, है ना भाई, 18 डब्लू। तो 6 एकम 6, 6 3 18, 6 एकम 6, 6 3 18 हो गया। तो एम अगर अपॉन डब्लू में लिख लेता हूँ तो ये 3:1 हो जाएगा। आप रेशियो से भी कर सकते हैं, आप किसी के बराबर सबको आदमी आदमी बना लो या सबको औरत औरत बना लो तो भी हो जाएगा। मैं आपको ऐसे ही करके दिखा देता हूँ, रेशियो जल्दी कर लोगे, अटकोगे नहीं पेपर में। जैसे अब इसने बोला है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, देखो आप 2 आदमी है, 2 आदमी और 1 आदमी की वैल्यू, 1 आदमी की इफिशिएंसी क्षमता वो 3 है, तो 2 गुणा मैंने 3 लिखा प्लस 2 आदमी थे और फिर बोला था 3 महिलाएं हैं, तो 3 गुणा वुमेन की वैल्यू 1 थी तो 1 से मल्टीप्लाई। इसे कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है। अब किसी एक इक्वेशन को उठा लो, चाहे से उठा लो चाहे से उठा लो, तो आप बोलेंगे इसी काम को देखो, तो मैंने उठाया 12 गुणा आदमी की क्षमता 3 है प्लस 18 गुणा औरत की क्षमता 1 है और ये कर रहे थे 10 दिन में। इसे फटाफट से सॉल्व कर दो, ये हो गया 3 दूनी 6 और 3 9 हो जाएगा, तो 9 गुणा दिन लिखो बराबर, ये देखो 12 3 36 और 18 एकम 18, 18 और 36 18 दिन 36 18 54 हो जाएगा, गुणा 10 हो गया। 9 से काट दो मेरे भाई, 9 6 54, तो दिन आपके आ जाएंगे 6 की 60। टोटल ये लोग 60 दिन में काम कर देंगे और ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला तो पता ही हुआ था भाई, देख लो, समझ आ गया। देखो भाई अगला क्वेश्चन था 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। मैंने पहले फॉर्मूले से बताता हूँ वरना बेसिक है। आप मुझे बताओ 12.5% आपको धनराशि दोगुनी मतलब 100 से 200 करनी है, तो 100 से 200 करने के लिए आपको पता है 100 रुपये ब्याज चाहिए। जैसे समझो अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपये है तो अमाउंट जो है वो 200 हो जाएगा, तभी दोगुना होगा, तो आपका ब्याज जो है वो 100 रुपये आ गया। आपका ब्याज जो है मतलब SI जो है 100 रुपये आ गया। अब आप मुझे बताओ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12.5% है, मतलब 12.5 रुपये मिलते हैं एक साल में। अगर 12.5 रुपये एक साल में मिलते हैं, मुझे 100 रुपये ब्याज चाहिए, इतना ही ब्याज चाहिए, कितने साल में मिलेंगे। तो आप अगर आप डायरेक्ट भी करते हैं तो कितने साल लगेंगे, तो 100 रुपये ब्याज चाहिए, 12.5 रुपये एक साल में मिलते हैं। पॉइंट हटा के मेरे नाम 0 लगा लो ऊपर, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, ऊपर 0 आ गया, 5 से काटोगे 5 40, तो 8 साल लग जाएंगे मेरे पास। कितने साल लग जाएंगे, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपके मैथ के मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन हो गए, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। नहीं, 2-3 बचे हुए, फटाफट से इनको भी देता है। अच्छा इधर जल्दी जल्दी करना है। ठीक है यार, क्वेश्चन था आपका ये, अच्छा इसमें कुछ भी नहीं है, एवरेज से है। ABC का औसत वजन 60 किलोग्राम है। आपको पता है योगफल बराबर क्या होता है, औसत गुणा पदों की संख्या। तो देखो जरा, अगर मैं डायरेक्ट योगफल लिखूँ तो A + B C का औसत 60 था तो 60 गुणा 3 कर लो, तो भैया ये 180 किलोग्राम हो जाएगा, टोटल 3 होगा। फिर आपसे बोला A और B का औसत 30 किलोग्राम है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यार A + B का औसत 30 है, 2 व्यक्ति थे तो 30 दूनी 60 किलोग्राम हो जाएगा भाई। और फिर बोला था B और C का औसत 70 किलोग्राम है, तो B और C का जो एवरेज है वो 70 है, तो 70 गुणा 2 कर लो, कितना हो जाएगा 140 kg हो जाएगा। अब तुमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है B का वजन कितना होगा, कुछ नहीं करना है। देखो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से समझूँ B का वजन निकालना है तो देखो अगर मैं 160, देखो यहाँ तीनों का वजन जो था वो 180 था, और इसमें से अगर मैं A और B हटा दूँ तो 180 में से 60 चला जाएगा, तो C का वजन कितना आ जाएगा। तो आप बोलेंगे इसको माइनस कर देंगे तो C बराबर आ जाएगा 120 kg। उम्मीद है इसमें कुछ था नहीं,
ठीक है भाई। सी का वजन 120, 180 का 60 गया, सी का वजन 120 आ गया। अब मुझे बताओ कि बी और सी का जो टोटल है वो 140 है, और इसमें से सी का वजन जो है 120 है, टोटल 140 करना है, तो इसका मतलब बी का वजन 20 kg का होगा। तो ये तो खत्म हो गया प्रश्न। तो आपका आंसर जो हो जाएगा बी का वजन 20 किलो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। ठीक, ठीक है, चलो हटा दें, कुछ नहीं है। अगला देखो, ये कह रहा है 40 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट, अच्छा ठीक है, वेन डायग्राम संबंधित है। 40 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, 15 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या। तो एक बात बताओ मुझे, 15 क्रिकेट खेलते हैं, 15 टेनिस खेलते हैं, 5 दोनों खेलते हैं, तो आप अगर वेन डायग्राम बनाएंगे ऐसे ऐसे बना दिए भाई, ये क्रिकेट का हो गया, ये टेनिस का हो गया, 5 दोनों खेलते हैं, तो ये क्रिकेट और टेनिस वाला पार्ट है, तो ये दोनों खेलते हैं 5। इसमें से कह रहा है 15 क्रिकेट खेलते हैं, तो अगर क्रिकेट वाला पूरा 15 का है, 5 यहाँ पे लिखे तो 10 यहाँ लिख दो। और टेनिस भी 15 खेलते हैं, टेनिस भी 15 खेलते हैं, 10 ये हो गए। तो टोटल तुम्हारे पास मेरे भाई कितने थे? 40 बच्चे थे, और 40 बच्चों में से 10 ये कितने हो गए? 20, और 5 25 कोई ना कोई गेम खेलते हैं। तो कोई नहीं खेलने वाले तो कुछ नहीं करना है, 10 ये खेलते हैं, 10 केवल क्रिकेट खेलते हैं, 10 केवल टेनिस खेलते हैं, 5 दोनों खेलते हैं, 10 10 20 और 5 25 हो गया। तो कुछ ना खेलने वाले कितने हो जाएंगे? 15 विद्यार्थी ऐसे हो जाएंगे जो कोई गेम नहीं खेलते हैं, और आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अच्छा मेरे भाई, अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, यदि वैसे, अच्छा ये भाई 2 बार खरीद रहा है, 2 बार बेच रहा है, इसको हटा देते हैं और ये समझते हैं, बढ़िया प्रश्न है और आगे आपकी परीक्षा में आ सकता है। ये कह रहा है कि इतने घोड़े को 25% लाभ पर बेचा है, दिख रहा है ना भाई। मान लो कोई चीज़ 100 रुपए की थी, 100 रुपए की थी, 25% तुमने प्रॉफिट ले लिया, तो 125 में बेच दिया। ये सीपी है और ये एसपी है। वह कह रहा है यदि इसे 35% कम में खरीदता, ओके भाई, तो हम यहाँ देखो मान लेते हैं कि हम 100 रुपए वाली चीज़ अगर मैं 35% कम में खरीद रहा होता तो मैं कितने रुपए में खरीदता? 65 रुपए में खरीदता यार। ये मेरी फर्स्ट सीपी हो गई और ये मेरी सेकंड सीपी हो गई। और कह रहा है वो प्रश्न में तो 732 कम में बेच रहा है, तो इसे 36% का लाभ हो रहा है, मतलब यहाँ पर मुझे 36% प्रॉफिट लेना है। 36% प्रॉफिट कैसे लेंगे मेरे भाई? तो आप 65 का 36% अगर निकालेंगे तो 5 से कट जाएगा भाई, 5 एक 5, 5 3 15, और 5 से काट दो 5 3 10, और 2 से काट दो यार, 2 एकम 2, और 2 एकम 2, और 2 अट्ठे 16, मल्टीप्लाई करेंगे यार तो 18 की 54 की 4, हासिल की 5, 18 एकम 18 और 5 कितने होते हैं? 23 होते हैं, और 1 नंबर वाला पॉइंट लग जाएगा, मतलब 23.4 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं बेच कितने में रहा हूँ वो जरा ध्यान समझना, 65 रुपये की खरीदी और 23.4 ज़्यादा रुपये लिए, तो 4 5 3 8 6 2 8, 88.4 में बेचा। अब देखो मैंने यहाँ से यहाँ कितने कम में बेचा है वो समझना भाई। तो अगर मैं देखूँ यहाँ कितने कम में बेचा है तो इनका डिफरेंस देखो भाई, तो यहाँ माइनस कर लेता हूँ मैं आपके लिए। 125 में से 88.4 माइनस करना है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, 10 में 4 गए 6 बचे, 14 में से 8 गए 6 बचेंगे, और ये 11 में से 8 गए 3 बचे, और वही था भाई। ये कह रहा है 732 रुपये आ गया, खेल खत्म। यहाँ पे मैंने कितने कम में बेचा है? मैंने बेचा है 36.6 रुपये कम में, और उसने बेचा है 732 रुपये कम में। तो क्रय मूल्य पूछा है, तो देखो क्या बोलेंगे कि भैया मैंने बेचा 36.6 यूनिट की जो वैल्यू है वो 732 के बराबर है, और आप बोलेंगे 36 से 2 बार 36 दूनी बराबर 6 दूनी बाहर, तो इससे ये कट जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 732 बटे 36.6, दशमलव लगा के ऊपर 0 लगा लो, और ये इससे 2 बार कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर आ गई। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 20 के बराबर है तो घोड़े का क्रय मूल्य, तुमने सीपी 100 मानी हुई थी, तो सीपी हमारी 100 गुणा 20 कर दोगे तो आंसर आना चाहिए मेरे भाई 2000 रुपये। तो जैसा कि आप ऑप्शन नंबर 1, बस और कोई बच्चों का बच्चों है एक 2 डाटा के बचे हैं।
अब यार ये तो नहीं कराना चाहिए था, मतलब ऐसे प्रश्न भी आएंगे जैसे ग्रुप है, एक बस 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? आप ही मुझे बताओ। 250 किलोमीटर जाना है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 250 किलोमीटर कितने घंटे में आएंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अगर लेना है तो। उम्मीद है समझ आ गया होगा, कमेंट में ज़रूर बताना समझ आया कि नहीं आया। अगला है जैसे बाकी 250 किलोमीटर जाना है 50 की स्पीड से, तो भैया कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे लगेंगे यार। ये भी कोई पूछने वाला प्रश्न है, ठीक है, कोई बात नहीं। टाटा है, बाटा, टाटा बाटा देखो, देखो भाई, जैसा कि बोल रहा है, दिया गया पाई चार्ट वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों को दर्शाता है जो कि लोक निर्माण विभाग अपनी चरण 2 की परियोजना के लिए एकत्र करने की योजना बना रहा है। बहुत बढ़िया। अब बोला यदि आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से 4910 करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान करते हुए, तो आउटसोर्सिंग कितनी राशि? अच्छा ठीक है यार, 4910 रुपये हमें, 4910 रुपये, और मुझे पता है कि उसे 20% कमीशन भी चाहिए, तो इसका 20% मतलब 120% निकाल दो यार। तो 0 से 0 कटा, 2 0 कट गए भाई, 12 एकम 12 की 2 हासिल 1, 12 नंबर 108 और 1 109 हासिल 10, 12 चौक 48 और 10 कितने होते हैं? है कहीं ऑप्शन में? आ तो गया यार, सी ऑप्शन है, ठीक है, तो उसे 20% कमीशन चाहिए ना। तो दोस्तों मुझे लगता है इस पेपर का मैथ मैंने पूरा लगवा दिया आपको। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आज मेरी तरफ से शिफ्ट 24 तारीख शिफ्ट 1 का पूरा कंप्लीट मैथ का एनालिसिस था, डिटेल सॉल्यूशन कराया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप एक बार मुझे पिन कर दीजिएगा, मतलब लिख दीजिए कमेंट में, मैं एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आगे आपसे मिलता रहूँगा। नमस्ते।